गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की अपनी बात हो रही थी और पिछले वीडियो में अपने संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन से पूर्व जो सम्मेलन हुए थे, अपने अटलांटिक चार्टर, याल्टा सम्मेलन, मॉस्को, तेहरान, सैन फ्रांसिस्को, इन सम्मेलनों के बारे में अपने बात कर ली थी। अपने यूएनओ का गठन कब हुआ था, इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, कार्यकाजी भाषाएं कौन सी है, ये सारी चीज़ें अपने हो गई थी। और अपने चल रहे थे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात। अंगों में अपने 6 अंग थे और अपने महासभा जो है यहाँ तक अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे अंग की, वो है अपने सुरक्षा परिषद। देखो, अपने यूएनओ का जो पहला अंग था महासभा, वो अपने कंप्लीट हो चुका है। दूसरा अंग जो आता है वो कौन सा है, अपने सुरक्षा परिषद। देखो, यह यूएनओ का वैसे देखे तो अपने सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। इसको अपने यूएनओ की कार्यकारिणी कहते हैं, यूएनओ की कार्यकारिणी कहा जाता है। इसके देखो कुछ अन्य नाम भी है। इसे अपने यूएनओ का हृदय स्थल, प्रवर्तन भुजा, यूएनओ का पुलिसमैन, यूएनओ की कुंजी, इन कई अन्य नामों से भी इसको पुकारा जाता है। किसे? सुरक्षा परिषद है। इसे यूएनओ की, देखो ये यूएनओ की कार्यकारिणी होती है, क्योंकि लगभग कार्य जो है, सारे कार्य जो है वो किस में होते हैं, सुरक्षा परिषद ही डिसाइड करती है। क्योंकि इसी में जो सदस्य होते हैं 15 सदस्य, उन्हीं के द्वारा, मेन जो सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा यूएनओ की कार्यकारिणी का संचालन किया जाता है। और इसे यूएनओ का हृदय स्थल कहते हैं। इसी को प्रवर्तन भुजा, इसी को पुलिसमैन, इसी को कुंजी। देखो, पुलिसमैन ये इसलिए कहते हैं क्योंकि सुरक्षा परिषद जो होती है उसका प्रमुख काम क्या होता है, शांति व्यवस्था और कानूनों को बनाए रखना, ये इसका प्रमुख काम होता है। और पुलिस भी क्या काम करती है, शांति व्यवस्था बना रखती है। इसलिए अपने सुरक्षा परिषद जो है इसको पुलिसमैन के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, मेन चीज़ इसकी बात करते हैं। सुरक्षा परिषद जो होती है, इसके सदस्यों की अपने बात करें तो इसमें देखो कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य होते हैं। इन 15 सदस्यों में से 5 सदस्य तो होते हैं स्थायी, और 10 सदस्य कैसे होंगे, अस्थायी। अब 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? देखो, अपने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 सदस्य है ना। ये 5 सदस्य तो क्या है, स्थायी है। मतलब सुरक्षा परिषद के ये 5 सदस्य तो क्या है, परमानेंट है। और यहाँ पे कितने हैं, 10 अस्थायी सदस्य। देखो, ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं ना। इन 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 2 वर्ष का होता है। और कल अपने बात की थी, इन अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, महासभा के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे देखो, एक ध्यान देना, अपनी जो चीन है, ये चीन संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कब बना था, 1971 में बना था। जनवादी चीन जो है वो 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बना था। इससे पहले जो स्थायी सदस्य देश था वो कौन सा था, अपने ताइवान था। ताइवान जो है इसको 1971 में सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य देश थे उनसे हटाकर इनके स्थान पर किसको शामिल कर लिया, चीन को कर लिया। अब 5 है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। और अपने भारत जो है वो, भारत भी जो है वर्तमान समय में इसी स्थायी सदस्य देशों में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। और भारत ये चाह रहे हैं कि जो स्थायी सदस्य देशों की संख्या है उनमें भी क्या की जाए, वृद्धि की जाए। अब देखो, अपने आगे बात करते हैं। और ये 5 स्थायी सदस्य देश है। इन्हीं सदस्य देशों को जो पावर प्राप्त है ना, उसको क्या कहते हैं, अपने वीटो पावर, जिसके बारे में अपने कल बात की थी। और आगे अपने और इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो, अब ये स्थायी सदस्य देश, ये सदस्य देश जो है इनकी संख्या कितनी है, 15 है। ये 15 सदस्य देश जो है
सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य देश है यही किसी फैसले के ऊपर क्या करते हैं, निर्णय करते हैं। और निर्णय करने के लिए इनका बहुमत जो है वो कितना होना चाहिए, 15 में से 9 सदस्य। अगर 9 सदस्य किसी फैसले को स्वीकृत कर दे तो वही फैसला लागू होता है। किसी प्रस्ताव को मान्यता कितने सदस्यों द्वारा दी जानी चाहिए, 9 सदस्यों के द्वारा उसको यस कहना चाहिए, तभी वह कानून या प्रस्ताव क्या होता है, लागू होता है। अब देखो इन 9 सदस्यों में से एक खास बात यह है कि इन 9 में से 5 कैसे सदस्य होने चाहिए, ये 5 स्थायी तो होने ही चाहिए। जो 9 सदस्य देश है इन 9 में से 5 तो कौन से होने चाहिए, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 स्थायी सदस्य देश तो होने ही चाहिए। अगर इनमें से एक भी सदस्य नहीं है तो वह बहुमत पारित नहीं माना जाएगा। कहने का मतलब है किसी भी प्रस्ताव के लिए, किसी भी बात के लिए, किसी भी संधि के लिए, समझौते के लिए ये 5 सदस्य की क्या होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी सदस्य मना करता है तो वह फैसला कानून लागू नहीं होगा। और इसी को अपने क्या कहते हैं, वीटो पावर कहते हैं। अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। जैसे मान लो ये 5 सदस्य है, इनमें से 4 तो किसी मसले के ऊपर कहते हैं कि हाँ हमें ये फैसला या संधि या कानून जो भी है वो हमें मंजूर है। अगर एक ये कह दे कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, जैसे मान लो चीन ने मना कर दिया, तो वह फैसला लागू नहीं होगा। यह होता है अपने वीटो पावर, का शाब्दिक अर्थ होता है मैं मना करता हूं। अगर एक भी किसी बात के लिए, किसी भी कानून के लिए, किसी संधि के लिए, समझौते के लिए मना कर देता है तो वह फैसला जो है वो रद्द हो जाता है। और बहुमत के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, 9 की, जिनमें से 5 कौन से होने चाहिए, स्थायी सदस्य होने चाहिए। इसी को अपने वीटो पावर कहते हैं, स्थायी सदस्यों का। अब देखो कई बार यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इस वीटो पावर का सबसे ज्यादा बार इस्तेमाल इन 5 सदस्य देशों में से किसने किया है। तो सबसे ज्यादा जो प्रयोग है वो किसने किया है, रूस ने किया है। रूस लगभग 100 से अधिक बार वीटो पावर का क्या कर चुका है, इस्तेमाल कर चुका है। अब देखो अपने ये स्थायी सदस्य देश है ना 10, ये 10 अस्थायी सदस्य देश जो है इनका चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए होता है। अपने भारत जो है वो भारत भी कितनी बार अस्थायी सदस्य देश बन चुका है, 5 बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश बन चुका है। अब यहाँ पर यह आता है कि पहली बार कब बना था, 1950-51 में, और दूसरी बार कब बना था। देखो पहली बार तो 1950-51 मतलब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होने के जस्ट बाद में ये बन गया था, और दूसरी बार बना था अपने 2011-12 में। 2011-12 में दूसरी बार नहीं, सॉरी अंतिम बार मतलब 7वीं बार, अपने 7 बार बना है। पहली बार तो बना था 1950-51 में, 7वीं बार कब बना था 2011-12 में। और भारत जो है इस भारत ने 2021-22 के लिए भी क्या कर रखा है, अस्थायी सदस्यता के लिए अप्लाई कर चुका है कि मुझे अस्थायी सदस्यता दी जाए। अब इसके बाद में बात करते हैं ये जो सुरक्षा परिषद होती है ये कार्य क्या करती है। देखो कार्यों में इसका प्रमुख कार्य जो है वो क्या है, शांति व्यवस्था या कानून व्यवस्था को बनाए रखना, और जो सदस्य राष्ट्र देश है या विश्व जो है उस विश्व में जितने विवाद है उन विवादों का क्या करना, निपटारा करना। जो देशों के मध्य जितने भी विवाद चल रहे हैं उन विवादों का क्या करना, निपटारा करना, यह सुरक्षा परिषद का प्रमुख कार्य है। अब इसके बाद में अपने सुरक्षा परिषद अपने कंप्लीट हो चुका है। तीसरे अंक की बात करते हैं अपने। महासभा अपने कल देख चुके हैं, सुरक्षा परिषद अपना हो चुका है। अब तीसरा अंग आता है इसका, वो है सचिवालय। सचिवालय देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा अंग जो है वो क्या है, सचिवालय या मुख्यालय। देखो इसे अपने, इसको तो कहा था कार्यकारिणी, इसको तो यूएनओ की कार्यकारिणी कहा था, और ये जो है इसे यूएनओ की कार्यपालिका कहा जाता है। जिस प्रकार से अपनी भारतीय कार्यपालिका होती है उस कार्यपालिका का प्रधान जो है
वो राष्ट्रपति को मानते हैं कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति कार्यपालिका में यही होते हैं। उसी प्रकार से ये सचिवालय होता है, इसको अपने यूएनओ की क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहा जाता है। और इस सचिवालय का जो अध्यक्ष होता है, उस अध्यक्ष को अपने क्या कहते हैं, महासचिव कहा जाता है। यूएनओ का जो सचिवालय होता है उसे अपने महासचिव के नाम से जानते हैं। और इस महासचिव की नियुक्ति जो है, महासचिव की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है, महासभा के द्वारा की जाती है। देखो, महासचिव की नियुक्ति महासभा करेगी, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि किसकी सिफारिश पर करती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। कौन करेगी, महासभा करेगी। और कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए इसकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। अब बात करते हैं इसके यूएनओ के मुख्यालय की। तो यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, अपने न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय बना हुआ है। एक टापू है जिसका नाम है मैनहट्टन टापू, इस टापू पर बना हुआ है। और यह मुख्यालय जो है वो कितने मंजिला है, 39 मंजिला क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क के अंदर, जो कितने मंजिला है, 39 मंजिला है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, ये महासचिव अपने वर्तमान तक लगभग कौन कौन से महासचिव बन चुके हैं, पहला कौन था, दूसरा कौन था, इनके बारे में अपने कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अपने बात कर लेते हैं मेन महासचिवों की। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो पहला महासचिव बना था वो था त्रिगवेली, जो कौन से देश का था, अपने नॉर्वे का था। पहला महासचिव जो था वो कहाँ का था, नॉर्वे का था। और क्या नाम था उसका, त्रिगवेली। अब देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, ये पहला महासचिव जो था ना, इसने ही सबसे पहले समय से पूर्व क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। मतलब ये कितने 5 वर्ष तक इसने कार्य नहीं किया, 5 वर्ष से पहले ही इसने क्या दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। त्यागपत्र देने वाला ये पहला महासचिव था। और दूसरे महासचिव की अपने बात कर ले तो वो था डेग हैमरशोल्ड। देखो, डेग हैमरशोल्ड जो था वो कौन से देश का था, अपने स्वीडन का था। डेग हैमरशोल्ड जो है वो स्वीडन का था। और यह प्रथम महासचिव था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। पद पर रहते हुए मरने वाला यह प्रथम महासचिव था। ऐसा कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और देखो, डेग हैमरशोल्ड जो है ना, इन्हीं के नाम पर अपने सोवियत संघ जो है इसकी क्या बनी हुई है, लाइब्रेरी बनी हुई है, डेग हैमरशोल्ड के नाम पर। तीसरे महासचिव की बात करें तो वो था अपने ह्यू थॉन्ट। ह्यू थॉन्ट जो है वो कहाँ के थे, अपने बर्मा के थे। देखो, एक बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे। बर्मा अपने एशिया महाद्वीप में है, तो प्रथम एशियाई महासचिव जो थे वो कौन थे, ह्यू थॉन्ट थे। ये यूएनओ के प्रथम एशियाई महासचिव माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि दूसरे एशियाई महासचिव कौन थे, तो वो थे अपने 8वें नंबर के, जिनका नाम था बान की मून। ये जो है वो सोवियत संघ के दूसरे एशियाई महासचिव थे। और इनका संबंध जो है, या ये कहाँ के थे, अपने दक्षिण कोरिया के थे और दूसरे एशियाई महासचिव थे। इसके अलावा अगर वर्तमान समय की अपने बात कर ले कि वर्तमान समय में सोवियत संघ के, ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसके महासचिव कौन है, तो वर्तमान समय में जो महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कहाँ के हैं, अपने पुर्तगाल के हैं। 2017 से ये वर्तमान समय तक अपने महासचिव के पद पर क्या है, कार्यरत है। अब देखो, कई बार ऐसा भी पूछ लेते हैं, पद पर रहते हुए मृत्यु किसकी हुई, त्यागपत्र किसने दिया था, समय से पूर्व मृत्यु किसकी हुई थी, या फिर प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे, दूसरे एशियाई अब तक ध्यान रखना, 2 ही व्यक्ति जो है, 2 ही एशियाई ऐसे हैं जो क्या बन चुके हैं,
महासचिव बन चुके हैं यूएनओ में। पहला अपने यूथोंट है, इसीलिए इनके नाम मैंने आपको लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए हैं। और वर्तमान समय की बात कर ले तो वो है अपने पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस, जो अपने कौन से नंबर के महासचिव है, 9वें नंबर के महासचिव है। इससे पहले आपके बान की मून थे, जिन्होंने 2 कार्यकाल तक अर्थात 10 वर्ष तक महासचिव के पद पर कार्य किया था। इससे पहले डी जुवेरियर भी जो थे वो 2 कार्यकाल कर चुके हैं। कोफी अन्नान जो थे वो भी दो बार महासचिव के पद पर रह चुके हैं। तो ये था अपने संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग, दूसरा अंग। 2 अंग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। मेन ये 3 अंग है अपनी, महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और एक अंग और आता है अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यही मेन अंग है। इनके बाद में जो 2 अंग है वो अपने इतने कोई खास नहीं है। अब बात करते हैं अपने चौथे अंग की, वो है अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा अंग है। देखो अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब जिसमें विश्व के विभिन्न देशों के जो है वो आपसी मैटर जो है उनको सुलझाया जाता है, वो क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है अपने कल बात की थी, इसमें 193 सदस्य देश है। इन 193 सदस्य देशों के मध्य अगर किसी प्रकार का विवाद मनमुटाव हो जाता है तो उसकी सुनवाई, उसका फैसला जो है वो कहाँ पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ही होता है। देखो कल अपने में बात की थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें टोटल अनुच्छेद कितने हैं, 111, और इन 111 में से अनुच्छेद 92 जो है, इस 92 में अपने किसका उल्लेख है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का उल्लेख है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो है वो कब हुई थी, देखो स्थापना हुई थी इसकी 1920 में। जब अपने राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी ना, उस राष्ट्र संघ के समय ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हो गई थी, उसी समय पे बना हुआ है। लेकिन 1945-46 में इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन हुआ था। 1945-46 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका क्या हो गया, पुनर्गठन हो गया। और इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो है अपने कहां पर, हेग में। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, हेग में है। हेग बोल दो या अपने हॉलैंड या अपने नीदरलैंड, यहां पर इसका क्या बना हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। और इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, देखो इन न्यायाधीशों की संख्या होती है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इन न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, 15 न्यायाधीश होते हैं। और इनका कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष का होता है। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या पूछते हैं, सबसे पहले तो ये पूछ लेंगे कि इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में, स्थापना का, पुनर्गठन का, मुख्यालय कहाँ पर और न्यायाधीश कितने, ठीक है। अब ये 9 न्यायाधीश, 9 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भारत से कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, तो उनकी बात करते हैं। तो देखो भारत से अब तक 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं। अब वो 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं, पहले व्यक्ति जो है उसका नाम था अपने BN राव। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय था। कौन था, अपने BN राव। दूसरे थे अपने राजस्थान के थे जिनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र सिंह, जो अपने राजस्थान में अपने कौन से जिले से थे, डूंगरपुर जिले से थे। दूसरे न्यायाधीश जो है वो कौन है, नगेंद्र सिंह। तीसरे न्यायाधीश की अपनी बात करें तो वो है अपने RS पाठक। और चौथे न्यायाधीश जो है वो भी अपने राजस्थान से ही थे जिनका नाम था दलवीर भंडारी, जो अपने राजस्थान के कौन से जिले से थे, जोधपुर से थे। ये 4 व्यक्ति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की ओर से क्या रह चुके हैं, न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं। और ये दलबीर भंडारी जो है इनको 2014 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है।
ये हो गया अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब बात करते हैं अगले अंक की। 4 अंग अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो इन्हीं 4 अंगों में से पूछे जाते हैं। महासभा से पूछ सकता है आपको, सुरक्षा परिषद से पूछ लेगा, या फिर सचिवालय, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब बात करते हैं 5वें अंक की। 5वां अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद। यह है सुरक्षा परिषद का कौन सा अंग? 5वां अंग। देखो सामाजिक आर्थिक परिषद क्या करती है, देखो इसके बारे में ऐसा है कि ये जो अंग है 5वां अंग, यह एक प्रकार से स्वयं कोई कार्य नहीं करता है। क्या नहीं करता? स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का यह अंग है ना, यह स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता, यह कार्य करवाता है। करवाता किससे है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभिकरण है ना, जो संस्थाएं हैं उसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो अन्य संस्थाएं हैं जैसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? अपने जिनेवा में, और स्थापना कब हुई थी इसकी? 1948 में। WHO है अपने, यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? अपने पेरिस में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। या फिर ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि संयुक्त राष्ट्र का जो 5वां अंग है सामाजिक आर्थिक परिषद, यह स्वयं कोई भी कार्य नहीं करता है। यह कार्य जो है वो संयुक्त राष्ट्र के जो अभिकरण है, जो संस्थाएं हैं, उनसे करवाता है। अभिकरण या संस्थाएं कौन कौन सी? अपने WHO मान लो, अपने यूनेस्को मान लो, अपने ILO मान लो, कोई भी मान लो, इन्हीं से ये क्या करवाता है? अपने कार्य करवाता है। अब देखो इसके भी सदस्य होते हैं, और उन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 54 होती है। और इन 54 सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों का कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। अपने भारत जो है वो भी संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक परिषद का 2 बार क्या बन चुका है? सदस्य बन चुका है। अब देखो यहाँ पे बात ये आती है कि ये करता क्या है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? जो विश्व के जो सदस्य देश है, UNO के जो सदस्य देश है, उन सदस्य देशों के सामाजिक आर्थिक विकास या कल्याण से संबंधित कार्य करता है। नाम से स्पष्ट है, सामाजिक आर्थिक परिषद। मतलब ये सदस्य राष्ट्र जो है 193 सदस्य देश जो है, उन सदस्य देशों की सामाजिक आर्थिक कल्याण से संबंधित या उनके विकास से संबंधित क्या करता है? कार्य करता है। अब बात करते हैं UNO के 5वें और अंतिम, ये 6वें और अंतिम अंग की, जिसका नाम है न्यास या न्यासिता परिषद। ये संयुक्त राष्ट्र का अंतिम और 6वां अंग है। देखो न्यास परिषद या न्यासता परिषद होती क्या है? देखो अपने द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। किन किन के बीच में? मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में और दूरी राष्ट्रों में युद्ध हुआ था, और इनमें विजय किन की हुई थी? मित्र राष्ट्र क्या हो गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध में विजय हो गए थे। दूरी राष्ट्रों में देखो अपने शक्तिशाली देशों में अपने जापान, जर्मनी, इटली, ये कुछ शक्तिशाली देश थे, और इन सभी देशों के पास में क्या थे? उपनिवेश थे। इन सभी देशों के पास में क्या थे? उपनिवेश थे। देखो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो धुरी राष्ट्र थे उनके पास में जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों को किसने हड़प लिया? मित्र राष्ट्रों ने हड़प लिया। या उन उपनिवेशों के ऊपर किनका कब्जा हो गया? मित्र राष्ट्रों का कब्जा हो गया। तो ये न्यास परिषद जो है ना वो क्या करती है? इसका उद्देश्य यही है कि ये जो उपनिवेश थे ना, कमजोर राष्ट्र, उन राष्ट्रों का आर्थिक व सांस्कृतिक विकास करती है। क्या करती है? आर्थिक और सांस्कृतिक विकास।
विकास किनका? जो उपनिवेश जापान, जर्मनी, इटली, इन देशों से जो मित्र राष्ट्रों ने हड़प लिए थे, ये पराजित हो गए थे, इनके पास में जो उपनिवेश थे उनके ऊपर किनका अधिकार हो गया? मित्र राष्ट्रों का हो गया। तो ये जो मित्र राष्ट्र के पास में जो उपनिवेश आ गए थे, उन उपनिवेशों के आर्थिक व सांस्कृतिक विकास के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? न्यास परिषद। अब देखो, इसके अलावा जो अपने न्यास परिषद जो है ना, इसके बारे में अब अपने कह सकते हैं कि वर्तमान समय जो है, इस वर्तमान समय में इस न्यास परिषद की उपयोगिता जो है वो लगभग क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। समाप्त इसलिए हो गई है क्योंकि अंतिम जो राष्ट्र देश था, अंतिम जो राष्ट्र था जिसका नाम था पलाऊ, यह जो है 1994 में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद में ये था इसके पास में अंतिम राष्ट्र, और ये भी 1994 में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो इस प्रकार से न्यास परिषद या न्यासता परिषद जो है, इसकी उपयोगिता एक प्रकार से समाप्त हो गई है। वर्तमान समय में इसके पास में इन उपनिवेशिक देशों के कल्याण से, इनके विकास से संबंधित या सांस्कृतिक विकास, आर्थिक विकास संबंधित कोई भी कार्य नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वर्तमान समय में यह अंग जो है वो क्या कार्य करता है? तो देखो, वर्तमान समय में यह अंग जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कार्य करता है। मतलब पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित, पर्यावरणीय जागरूकता देने से संबंधित कार्य जो है वो वर्तमान समय में कौन करता है? न्यास परिषद करता है। देखो, इसको एक बार वापस देख लेना। न्यास परिषद को अपने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दूरी राष्ट्र थे, उनके जो उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करने का दायित्व किसका था? न्यास परिषद का था। लेकिन अंतिम उपनिवेशी जो क्षेत्र था, इसका नाम था पलाऊ, वह 1994 में क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद में इस अंग की उपयोगिता क्या हो गई? समाप्त हो गई। इसके पास में अन्य कोई कार्य नहीं बचा। तब इसको वर्तमान समय में जो कौन सा कार्य दिया गया है, वो कार्य है पर्यावरणीय मुद्दों पर क्या करना? चर्चा करना, पर्यावरणीय संदेश देना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना। तो ये था अपने संयुक्त राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की अपने बात हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।